नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार। अब आपको हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक विषय इतिहास पाठ पहला क्या कब और कहाँ कैसे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले बात यही है कि चैप्टर से ही पता चलता होगा कि इतिहास के बारे में कब कहाँ और कैसे क्या हुआ है, उस घटना के बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसमें क्या है कि एक रशीदा नाम की लड़की है, वहाँ से शुरुआत होती है। रशीदा क्या होता है, सुबह सुबह अखबार देखती है, उसमें देखती है कि हेडिंग लिखा रहता है 100 साल पहले। तो उसके दिमाग में तरह तरह की बात आने लगती है कि 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कैसे पता लगाएं, ये साथ उसके दिमाग में जो है विचार आने लगते हैं कि अगर हम जो है अखबार में देखते हैं तो एक दिन पुरानी खबर मिलती है, रेडियो में सुनते हैं तो भी एक दिन तक पुरानी खबर मिल जाएगी और टीवी में मिल जाएगी। लेकिन अगर हम जो है एक साल की बात करें तो लोगों की मेमोरी में याद रहता है कि हाँ ये एक साल पहले ऐसी घटना हुई ये है। तो लेकिन ये 100 साल पहले कैसे होगा, उसके मन में ये विचार आने लगते हैं, इसको लेकर वो चिंतित हो जाती है और उसमें सोचने लगती हो जाती है कि क्या कैसे कब हुआ। यही स्टोरी वो रशीदा नाम की बच्ची से यहाँ शुरुआत होती है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे पता लगाएं। ये तो उसके मन में विचार ही आने लगते हैं, बता दिए कैसे विचार पता लगाएं। अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अतीत में अगर सोचेंगे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहले लोग कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। दूसरी बात, वो पशुपालक थे, पुरोहित कैसे थे, व्यापारी कैसे थे। ये सब सारी चीज़ें उसमें तरह तरह के मन आ जाएंगे बाद में, क्योंकि मन में ये भी विचार आ जाएंगे कि संगीतकार कैसे थे, वैज्ञानिक कैसे थे। अगर सोचेंगे तो बहुत से क्वेश्चन अतीत के बारे में पूछेंगे, हर चीज़ जानने की इच्छा होगी, हाँ कैसे क्या होगा। तो उसी बारे में इसमें हम आगे चलते हैं, क्या होगा कि कैसे जान सकते हैं। वैसे यही क्वेश्चन को कैसे जान सकते हैं, इसमें देखिए सिर्फ एक ही माध्यम है। अगर अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अतीत में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। कैसे करते हैं, लोग कहाँ रहते हैं। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब यही चीज़ है ना कि क्या घटनाएं कैसी क्या हुआ वो सब जान सकते हैं। लेकिन लोग कहाँ रहते हैं, ये भी क्वेश्चन इसमें आता है। लोग कहाँ रहते थे, बहुत से क्वेश्चन इसमें उठेंगे कि कई साल बहुत पहले की बात जाए, लाखों वर्ष पूर्व अगर देखे जाए तो और बहुत जो है कैसे लोग जो है रहते थे एकदम नदियों के किनारे, कैसे वो लोग खेती करते थे कि नहीं करते थे। ये सब सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो और जानने को ये होता है कि हाँ उसमें कई चीज़ों के साक्ष्य पाए गए हैं, उनके आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने ये बताया है कि कहाँ पे जैसे जिस जगह पे जैसे साक्ष्य पाए गए हैं उस आधार पर उनको अनुमान लगा के सारी चीज़ों का निर्धारण किया गया है और उसको बताया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में लोग कहाँ कहाँ रहते थे, जिस जगह से साक्ष्य पाए गए हैं तो उस जगह को बताया गया। जैसे 8000 को उत्तर पश्चिम में बात की जाए तो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो है ये जो है साक्ष्य मिले हैं कि स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाया था। ऐसे साक्ष्य पाए गए, गेहूँ जौ उगाने के साक्ष्य वहाँ सबसे पहले पाए गए। और ये जो है उत्तर पूर्व में बोरो और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, अगर इसके बारे में बात की जाए तो बोरो की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में हैं और विंध्य की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि या ऐसे सच पाए गए हैं जिनके आधार पर यह माना गया है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो है एक चीज़ और विंध्य के क्षेत्र में मिलता है कि सबसे पहले जो है चावल को उगाना जो है कि विंध्य में ही शुरुआत हुई है। और इसके बाद हम सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है विकास हुई थी। उसे हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है, जो कि माना जाता है कि 4700 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ था। 4700 वर्ष पूर्व जो है इस विकास हुआ था, साथ साथ में और ये भी पाया गया है कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो है निर्माण शुरू हुआ है, विकास हुआ। और गंगा की घाटी की बात करें तो यहाँ का जो है नगरों का विकास हुआ या निर्माण शुरू हुआ। यहाँ माना जाता है कि 2500 साल पहले जो है नगरों का जो है निर्माण शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ। इसके और गंगा की सहायक नदियों के किनारे नगर बने। इसके साथ साथ अगर इन तीनों चीज़ को देखा जाए तो
सिंधु नदी की इसमें देखा जाए तो सिंधु नदी बहुत बड़ा साक्ष्य पाया गया है। सिंधु नदी में ही उस समय की बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि सिंधु नदी में ही के अंतर्गत हप्पा सप्ता जो है, सिंधु सप्ता को हप्पा सप्ता भी कहते हैं, वो जो है सिंधु नदी के किनारे के इसका सब विकास हुआ है। और इन दोनों में जो है मोहनजोदड़ो भी आता है, वो भी सिंधु सप्ता के ही अंतर्गत आता है। वहाँ स्नानागार पाए गए थे, और यहाँ ये सप्ता से हड़प्पा सप्ता से ही जो है और मूर्तियाँ, स्नानागार, अन्नागार, ये सब सारी चीज़ें पाई गई हैं, जिनसे इनके बारे में सारी चीज़ जाना गया है, यहाँ कैसे क्या होता था सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को जहाँ जैसे पाया गया, जैसे गेहूँ और जौ जैसे पाया गया है, या सुलेमान की पहाड़ियों में, और वहाँ गेहूँ के साथ पाए गए हैं, जौ के साथ पाए गए, उनका भी निर्धारण किया गया है। इस तरह विंध्य में चावल की सबसे पहले खेती हो, चावल के साथ पाए गए, इसलिए वह चावल तो माना गया कि यहाँ सबसे पहले चावल शुरू हुआ। कृषि के साथ पाए गए होंगे, जुताई के साथ पाए गए होंगे, तो ये भी माना गया कि हाँ यहाँ पे कृषि सबसे पहले शुरू हुआ। और ये 47 वर्ष को सिंधु रूप में साक्ष्य पाए गए, तब इसको माना गया। इसी तरह गंगा ये जो भी साक्ष्य पाए गए हैं, इनके आधार पर हम आपको मैप दिखा देते हैं कैसे ये जो है कहाँ पे ये सारी चीज़ें स्थित हैं, जिससे आपको ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। सुलेमान की पहाड़ियों की बात की जाए तो ये थार का रेगिस्तान है, इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सीधे चले जाएंगे तो सुलेमान की पहाड़ियाँ आती हैं। सुलेमान की पहाड़ियाँ ये हैं, अगर हम ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, और ये किरथर की पहाड़ियाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में अगर देखे जाए तो ये किरथर की पहाड़ियाँ। और बोरो की पहाड़ियाँ यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ये असम साइड में है, यहाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद विंध्य की पहाड़ियाँ, ये मध्य भारत में पाई जाती है, नर्मदा नदी इधर और सतपुड़ा नदी के ऊपर जो है, ये सब विंध्य पहाड़ियाँ का इलाका माना जाता है। ये जो है अब पर हम आए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें कहाँ है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं देश के नाम में। देश का नाम जो है कैसे पड़ा, क्यों भारत को भारत कहा जाता है, क्यों इसको हिंदुस्तान कहा जाता है, या क्यों इसे जो है इंडिया कहा जाता है, ये सब कहाँ से नाम निकले, ये सब चीज़ें की बात की जाती है। अगर इंडिया के लिए तो इंडिया कैसे पड़ा, भारत नाम इंडिया पड़ा, जैसे हमारे देश में इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। सिंधु इसे जो है संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यूनानी और जो है ईरानी जो लोग थे, वो सिंधु को हिंदोस या इंदोस के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं के आधार पे धीरे धीरे फिर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। ये सिंधु के ही हिसाब से पड़ा, सिंधु नदी पर बहुत प्राचीन सभ्यता 47 वर्ष पूर्व है। और इसके बाद देखेंगे सिंधु नदी को भी, अगर इसमें देखेंगे तो विस्तार से आपको देखने को मिल जाएगा कि सिंधु नदी कहाँ है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी पहले बहुत दूर नहीं है। सिंधु नदी भी भारत का कभी इलाका होता था, पाकिस्तान भी कभी भारत का पूरा सब जुड़े थे, इसमें कोई अलग नहीं था। भारत पाकिस्तान में नहीं था। अगर आप देखेंगे तो थार है, थार का ये रेगिस्तान, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो सिंधु नदी आती है। ये सिंधु नदी का जो ये है, इसमें सतलुज, चेनाब, रावी, झेलम, या का सम्मिल है। तो ये भी एक जो है बहुत जो है दूर नहीं था, काफ़ी क्लोज एरिया था। तो ये सिंधु पूरा एकदम भारत सब उस टाइम का अगर उसमें देखा जाए तो काफ़ी जुड़ा हुआ सब ये सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए पूरा जो है इंडिया, उसका नाम यही सब कारणों से पड़ा है। अब भारत का इंडिया हम जानेंगे कि इंडिया कैसे हुआ। सिंधु को भी जो है इंडस कहा जाता था। इंडिया शब्द इंडस से निकला, और इंडस की जो बात करते हैं वो संस्कृत में से संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दूसरी बात भारत, जो भारत देश कहते हैं, हमारा देश भारत है, तो इसमें भारत को भारत का नाम, जो भारत में जो है भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। वही भारत से फिर भारत नाम पड़ गया, भारत से भारत हो गया है, ये। और इसके बाद हम देखेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अतीत के बारे में जानने का। अब विस्तार से हम आपको बताएंगे अतीत के बारे में जानने के लिए सबसे पहली बात होती है कैसे जाना, अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी क्या क्या घटनाएं थी, कौन कौन उसके कारण थे, सारी चीज़ें जानने के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जो आते हैं उनके नाम है पांडुलिपियाँ, अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, बर्तन, और जो है जो अवशेष हैं, ये सब सारी चीज़ें जो पुराने समय की हैं उनके आधार पे सारी चीज़ें को
पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं खुदाई करते हैं। पुरातत्ववेत्ता यही नहीं कि पूरा उसे जो प्राप्त होता है उसी पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियों को पाने के बाद उनको ये देखा गया कितने साल पुरानी है, फिर उसमें क्या लिखा है, पढ़ने की हर जगह कोशिश की गई कि हाँ इसमें क्या लिखा है, बहुत जगह उसमें सफल भी हुई, सारी चीज़ें जानकारी भी मिली, और इसके बाद कब की है, किस चीज़ की बनी है, ये सब सारी चीज़ें उसमें जानकारी मिल जाती है। और अभिलेख में है, अभिलेख में क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कितना पुराना लिखा गया है, तो ये सब सारी चीज़ें पता चला। अभिलेख की बात करें तो पांडुलिपियाँ हो, अभिलेख हो, शिलालेख हो, नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं थी। इसमें सब राजा महाराजा जो है लोग होते थे या बहुत धनी होते थे, वो सब लोग लिखवाते थे, वो सब लोग ऐसा बनवाते थे। नॉर्मल इंसान को उतना ज़्यादा जो है प्राचीन का इतिहास नहीं मिल पाता। और उस समय के जो युद्ध लड़े जाते थे उनके चित्र बना के, उनके जो है कुछ लिख के, वो उनके माध्यम से ये सारी जानकारी मिलती थी। और अतीत के बारे में जानने के लिए पांडुलिपियाँ, अभिलेख, शिलालेख के साथ साथ जितना ये महत्वपूर्ण है उतना पुरातत्ववेत्ताओं के लिए पुराने समय के जो साक्ष्य हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो पशुओं की हड्डियाँ हैं, जले हुए दाने हैं, और सब सारी चीज़ों की जानने के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत उत्साहित। क्यों? क्योंकि अगर ये सब सारी चीज़ें, बर्तन हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद जो खाने पीने की चीज़ें वो लोग उस टाइम के लोग, अतीत के लोग कैसे खाते थे, क्या खाते थे और किस तरह की चीज़ों को पसंद करते थे, ये सब हड्डियों वगैरह जानने से मिल जाते हैं कि ना इस तरह किस टाइम के जानवर पाए जाते थे, ये तरह के जो है लोग भोजन पसंद करते थे, वो सब पूरा उनके जानकारी वो लोग पूरा प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूरा तत्ववेत्ताओं का वो हिसाब से वर्णन करने के बारे में बताते हैं। अब और इस कैसे जानता है कि ये तो हो गया जहाँ पांडुलिपियाँ, अभिलेख, सिक्के, मोहरे, इसके बाद शिलालेख। अभिलेख, शिलालेख अगर हम बताएं जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं वो जो है ये शिलालेख होते हैं। और अभिलेख के बारे में अगर इसमें देखा जाए तो अभिलेख दो तरह के होते हैं। दो तरह के अभिलेख कैसे? एक तो शिलालेख हो गए जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं, और अभिलेख की अगर परिभाषा देखी जाए, अगर अभिलेख शब्द का देखा जाए जो भी कठोर सतह पे या धातु में या पत्थर में कहीं भी लिखाए जाते थे वो अभिलेख कहे जाते थे। इसमें दो तरह हो जाते हैं, शिलालेख जो शिलाओं पे लिखे जाते थे, एक नॉर्मली किसी टुकड़े में लिखे जाते थे, वो भी अभिलेख के रूप पर माना जाता है। दूसरी बात अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक कैसे हुआ? अतीत के बारे में जानेंगे तो किसी एक टॉपिक के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यही हमारा यही अतीत के बारे में हो जाएगा। तो कृषक, पशुपालक, राजा महारानी, सबका इतिहास जो है अलग अलग सबके जो, लेकिन जानने का जो सबसे ज़्यादा विस्तृत जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा राजा महाराजा के ही बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि शिल्पकार थे, राजा महाराजा थे, और जो व्यापारी थे, सबका जीवन भिन्न था। व्यापारियों को एक जगह से आना, दूसरे सामान खरीदना, दूसरी जगह बेचना, उससे जो प्रॉफिट होना उससे अपना काम करना, ये सब सारी चीज़ें व्यापारी काम थे। पशुपालक का काम था पशु पालना, कृषक का था खेती करना, राजा महारानी का काम था वो राज्य जो है शासन करना, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इसलिए अतीत या अनेक इसलिए कहा गया है कि उसमें एक भी सब चीज़ों के बारे में अतीत अध्ययन किया जाता है, उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाता है, कोई वो नहीं होता एक जो है। लेकिन हाँ जो साक्ष्य पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वर्णन जो है जो शिलाओं, अभिलेख में राजाओं के जो वर्णन होते थे उन लोग को उसमें जो है ज़्यादा मिल पाता है क्योंकि वो सब चीज़ लिखवा लेते थे। और इसके बाद अगर हम देखेंगे अतीत ये तो हो गया। अब इसके बाद तिथियों के बारे में, तिथियों के बारे में बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी लिख जाता है ईस्वी लिख जाता है, कभी कभी ईसा पूर्व लिख जाता है। अगर इस बारे में हम देखेंगे तो बताएं, जैसे कि कोई भी लिख दिए 2000 ईस्वी लिख दी, 2000 ईसा पूर्व और 2000 ईस्वी, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर इस चीज़ में ध्यान देंगे 2000 ईस्वी और 2000 ईसा पूर्व दोनों में कितना अंतर है? लिखा तो सिर्फ ईस्वी है और ईसा पूर्व। और इसके बारे में पहले बता देते हैं, जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है। साथ में आपको मिल जाएगा, बीसी भी लिखा मिल जाएगा। बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और ईस्वी को एडी कहते हैं, अर्थात एनो डोमिनी भी कहा जाता है। जनरली
ईसा पूर्व ऐसे लिखा मिल जाएगा या बीसी मिल जाएगा, और ईस्वी या एडी लिखा मिल जाएगा, ऐसे ज़्यादातर मिलेगा। और अभी इन दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत जानना जरूरी होता है। और इतिहास की जहाँ से शुरुआत होती है वो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि जो है कि आप ईस्वी और ईसा पूर्व अगर नहीं जानते हैं तो इतिहास जानने से पहले ये जरूर जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान रहे तो आप बहुत से चीज़ें से अनभिज्ञ रह जाएंगे और उनको सही से समझ नहीं पाएंगे। इसके बारे में ध्यान समझिए। 2000 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, ऐसा माना जाता है कि जो सन की शुरुआत हुई तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से शुरू हुई। और ये सन की शुरुआत के बाद अगर एडी की बात करें, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है, एनो डोमिनी का मतलब भी ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद से शुरुआत हुई। एडी ईस्वी, अगर आज 2020 है, 2020 है मतलब कोई ईसा मसीह के जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 2020। तो इसी तरह अगर आज 2000 है तो मतलब कि 2000 साल पहले हुआ। ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में लाएं। अगर इन दोनों में ईस्वी और ईसा पूर्व, अगर इन दोनों में कितने साल बीच में हुआ ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब ईस्वी क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, मतलब 2000 हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये 2000 साल पहले हुआ। इसका मतलब कि अगर यहाँ से शुरुआत होगी तो इधर कितना हो गया, ये 2000 हो गया, 2000 ईस्वी इधर हो गया। और इसी के ऊपर चले जाएंगे इधर, यहाँ 2000 ईसा पूर्व हो गया, ये 0 हो गया, इसको 0 माना गया। यहाँ समझ लीजिए कि ये यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसके बाद से इधर से सन शुरू हो गया, इधर शुरू नहीं था तो उसके उल्टा फिर उसको काउंट कर लेते हैं। तो इसमें काउंट करने में मेन ये होता है कि 2000 साल ये, 2000 ये साल। अगर हम आज से 2000 साल, 2000 ईसा पूर्व की बात की जाए तो 2000 ईसा पूर्व में अगर हम जाएंगे तो इसमें आप देखने के लिए मिल जाएगा कि 2000 ये हो गया, 2000 आज हो गया, तो 2000 मिला के मतलब आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व की ये घटना थी, ये जो है ये युद्ध हुआ, तो इसका मतलब 2000 ईसा पूर्व कह रहे हैं, मतलब आज 2000 है, सन 2000 है अगर, तो समझ लीजिए कि 2000 उधर 2000 इधर, मतलब कितने साल हो गए, 4000 साल हो गए। ये चीज़ बहुत जानना जरूरी होता है। फिर से जान लीजिए तिथियों के बारे में। इतिहास या प्राचीन इतिहास पढ़ने में सबसे बहुत जरूरी होता है ईसा पूर्व। एक बार दोहरा रहे हैं, ईसा मतलब ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का। ईस्वी या एडी अगर लिखा मिल जाए कहीं पे, ऐसे भी मिल सकता है, जैसे 1917 ईस्वी मिल सकता है, 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व मतलब आज 2020 है, 2020 अगर 325 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं मतलब 2020 प्लस 325 ईसा पूर्व, 325 उसमें जोड़िए तो फिर पूरा आपको पता चल जाए कि कितने साल पहले की बात है। ये पूरा ईस्वी और ये सब जानते हैं। तिथियों के बारे में जानने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इतिहास जानने, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये तिथि जानना जरूरी होता है, इसलिए ध्यान रखिए ये सारी बातें। और पांडुलिपियाँ और अभिलेख ये उसमें पूरा जो है आपको पूरा क्लियर हो गया है। विंध्य पहाड़ियों कहाँ सबसे पहले, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, गेहूँ जौ सबसे पहले कहाँ पाए गए, और ये सुलेमान की पहाड़ियों के पास। चावल कहाँ सबसे पहले साक्ष्य पाए गए हैं, विंध्य की पहाड़ियों में। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, कृषि के साक्ष्य के बारे में बात की जाए तो विंध्य में और गोरों की पहाड़ियों की बात आ जाएगी। और इसके बाद सिंधु सप्तक अगर वो बात की जाएगी तो 4700 जो है वर्ष हो गए हैं उसको, ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं इसको 4700 वर्षों पूर्व की बात कह रहे हैं। और गंगा घाटी की बात की जाए तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व की बात, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 2500 वर्ष पूर्व जो है इसका जो है इसके किनारे जो है नगरों का विकास हुआ था और उसकी सहायक नदियों के बीच से। ये सब सारी चीज़ें जानना है तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कामयाब और कैसे हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो है चैप्टर आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ में ज़रूर उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, जिससे उनको इसका लाभ, सही उचित लाभ मिल सके। थैंक यू।